Hi all. So now we will be solving हिंदी. अब हम हिंदी सॉल्व करेंगे. ये आपका यूटेट 2024 का ही क्वेश्चन पेपर है लेवल 2 वालों के लिए. तो और एक चीज याद रखिएगा, जिन्होंने लैंग्वेज 1 हिंदी ली थी ये उनके लिए है. सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है. जो अपादान कारक होता है ना, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए हिंदी में जो कारक होते हैं वो 8 होते हैं. ठीक है. कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पेपर और संबोधन हे हो हरि. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो अपादान कारक होता है, अपादान कारक एक तो कंपैरिजन में यूज होता है. ठीक है. जैसे जब आप किसी भी एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हैं तो वहां अपादान कारक होगा. जहां कभी डर की बात आए वहां अपादान कारक होता है. और जब कोई चीज किसी चीज से कट के या फिर गिर के अलग हो जाती है तो वहां भी आपका अपादान कारक होता है. तो यहाँ पे आपका पहला है पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से जो फल है वो गिर के अलग हो गया है. ठीक है. तो यहाँ क्या होगा अपादान कारक. वह तुमसे अधिक योग्य है, कंपैरिजन किया है कि मान लीजिए वह जो है वो तुमसे अधिक योग्य है, तो यहाँ भी क्या होगा अपादान कारक होगा. लड़का शेर से डरता है, जहां भी डर की बात आएगी वहां भी अपादान कारक होता है. तो यहाँ क्या होगा अपादान कारक. लेकिन राम स्वभाव से सरल है, इसमें कोई अपादान कारक नहीं है बल्कि राम की एक छोटी सी विशेषता जो है उसको बताया गया है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32. जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहते हैं. तो जिसके हाथ में चक्र होता है उसे हमेशा क्या कहा जाता है, चक्रपाणी कहा जाता है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही होगा. चक्रपाणी का मतलब होता है जिसके हाथ में चक्र हो. और ये किसके लिए यूज होता है, ये यूज होता है आपका भगवान विष्णु के लिए. जो हम बहुव्रीहि समास पढ़ते हैं वहां पे इसको यूज किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है. मालिनी, रोला, उल्लाला और हरि गीतिका. तो अगर वार्णिक छंद की बात करें, ठीक है, तो वार्णिक छंद यहाँ पे कौन सा होगा, मालिनी. क्लियर. रोला और उल्लाला जो है, यानी कि रोला और उल्लाला जो है ये कैसे हैं आपके, ये हैं आपके मात्रिक छंद, जो कि आपसे क्या पूछा है, वार्णिक छंद. क्लियर. और अगर हरि गीतिका की बात करें तो ये कैसा होता है, ये होता है आपका मात्रिक समछंद. क्लियर. ये कैसा होता है आपका मात्रिक समछंद. मालिनी क्या है, वार्णिक छंद. रोला और उल्लाला क्या है, मात्रिक छंद. और हरि गीतिका क्या है, सममात्रिक छंद. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. क्लियर. जो वार्णिक छंद होते हैं ना, उनमें वर्णों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है और उनका जो लघु स्वर लघु जो वर्ण होते हैं और जो गुरु वर्ण होते हैं उनका जो क्रम होता है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है. आई रिपीट, जो मालिनी छंद होते हैं, वार्णिक छंद जो होते हैं सॉरी, उनमें वर्णों की संख्या, जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें एक तो वर्णों की संख्या, ठीक है, और दूसरी चीज जो होती है वो होता है लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण. इनको जो है उसमें इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है. किसमें, वार्णिक छंद में. इसमें ध्यान में रखा जाता है वार्णिक छंद. क्लियर. जबकि जो मात्रिक छंद होता है ना, उसमें केवल मात्राएं जो होती हैं उनको ध्यान में रखा जाता है. अब ध्यान से देखिए, जो मालिनी है वो एक समवार्णिक वृत्त छंद है. कैसा है, समवर्णिक, यानी कि समान वर्णों वाला वृत्त छंद है. क्लियर. और जो वर्णिक छंद होते हैं उनके प्रत्येक चरण में ना 15 वर्ण होते हैं. कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं. और इसमें वर्णों की संख्या हमेशा कैसी होगी, निश्चित होती है. जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें वर्णों की संख्या निश्चित होती है. हमेशा कितने वर्ण होते हैं, 15 वर्ण होते हैं. और इसे हम क्या बोलते हैं, वार्णिक वृत्त छंद. नेक्स्ट अगर हम बात करें रोला, रोला क्या होता है, रोला एक सममात्रिक छंद है. कैसा है, मात्रिक छंद, लेकिन उसमें भी सममात्रिक छंद है. इसमें क्या होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं. कितनी मात्राएं होती हैं इसमें, 24 मात्राएं होती हैं. और 11वीं जो मात्रा होती है और जो 13वीं मात्रा होती है उसमें यति होती है. यति यानी कि एक छोटा सा गैप होता है. अगर उल्लाला की बात करें तो ये आपका सममात्रिक छंद है, लेकिन कैसा है, अर्ध सममात्रिक छंद है. ले यहाँ पे क्या है, आधा है ना, तो ये क्या है आपका अर्ध सममात्रिक छंद है. इसमें पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 15-15 मात्राएं होती हैं. पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसको भी मात्रिक छंद बोलते हैं और इसको भी मात्रिक छंद बोलते हैं. और जो हरि गीतिका होता है ये भी मात्रिक छंद है, लेकिन ये सममात्रिक छंद है. इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 28.
इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। और यति कहाँ होती है? 16 और 12 जो है उस पे इसमें यति होती है। वापस देख लीजिए, जो वार्णिक छंद है वो मालिनी है। मालिनी कैसा है? वार्णिक छंद है लेकिन समवार्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होंगे। ठीक है, प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15। और वर्णों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है? फिक्स होती है, निश्चित होती है। रोला जो होता है इसको भी सममात्रिक छंद बोलते हैं। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। और यति कहाँ होगी? 11 और 13वीं जो मात्रा होती है उसमें यति होती है। उल्लाला की बात करें तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें पहला और तीसरा जो चरण होता है उसमें 15-15 मात्राएं होती हैं। दूसरा और चौथा चरण जो है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। क्लियर? हरिगीतिका की बात करें तो ये भी मात्रिक छंद है लेकिन ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 28 मात्राएं होती हैं और यति कहाँ होती है? 16 और 12 पर यति होती है। तो वार्णिक छंद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका जो वांग्मय है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो वांग्मय शब्द का जो संधि विच्छेद होता है, पहली बात तो इसमें कौन सी संधि है? इसमें है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। इसमें जो क है वो क्या होता है? अपने वर्ग के 5वें वर्ण ग जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो वांग्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक प्लस में। तो 34 में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का एक नियम होता है जिसमें पहला वर्ण 5वें वर्ण में बदल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन जो है वो अंतस्थ है? जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना वो स्वर और व्यंजन उनके बीच में जो है होते हैं। ठीक है, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं कि वो वर्ण है जिनका जो उच्चारण होता है वो स्वर और व्यंजन के बीच में होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ये, रे, ले, वे। ठीक है, और ये बिना किसी भी घर्षण के बोले जाते हैं, बिना किसी अवरोध के आप इनको उच्चारित करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा? अंतस्थ व्यंजन ले जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संख्या 4 होती है। इनको स्वर और व्यंजन जो है उनके बीच में इनका उच्चारण होता है। ये, रे, ले, वे होते हैं, बिना किसी अवरोध के इनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है साचे में ढला होना। ये आपसे एक मुहावरा है जो यहाँ पर पूछा गया है। तो साचे में जो ढला होना है, इस मुहावरे का मतलब होता है आपका रूपवान होना। ठीक है, रूपवान होना मतलब आप जब किसी भी साचे में जब आप ढल जाते हो तो उसको हम बोलते हैं रूपवान होना, साचे में ढला हुआ होना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज पावक शब्द में कौन सी संधि है? तो जो पावक शब्द है इसमें आपकी जो संधि है वो है आपकी अयाधी संधि। ठीक है, जो स्वर संधि है उसके 5 टाइप होते हैं, उसी में एक होती है आपकी अयाधी संधि। इसका अगर हम संधि विच्छेद देखें तो वो क्या होगा? पौ प्लस अक। तो यहाँ क्या होगा? आपका अयाधी संधि इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसका नियम क्या होता है? जब अ के बाद ए स्वर आता है, ठीक है, अ के बाद अगर ए स्वर आता है तो ये कन्वर्ट होके किस में बदल जाता है? ये बदल जाता है आपका आव में। ठीक है, अगर अ के बाद ए स्वर आता है तो वो किस में बदल जाता है? आव में बदल जाता है, जो अयाधी संधि का एक नियम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पौ प्लस अक अयाधी संधि। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण जो होता है उसमें जो भाषा संसर्ग विधि है उसमें किस तथ्य पर ज्यादा बल दिया जाता है? जो भाषा संसर्ग विधि होती है उसमें व्याकरण जो होती है ना उसका व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, अलग से व्याकरण कोई इसमें नहीं पढ़ाई जाती है। इसमें बच्चे जो होते हैं उनको हमेशा निगमनात्मक तरीके से पढ़ाया जाता है। तो इसमें स्वतंत्र रूप से व्याकरण की शिक्षा दी जाती है? नहीं, इसमें स्वतंत्र रूप से व्याकरण का कोई भी ज्ञान बच्चे को नहीं दिया जाता। इसके नियमों से परिचित करवाया जाता है? नहीं। आप मान लीजिए बच्चे को कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, अब उसमें कोई संधि आ गई या मान लीजिए उसमें कोई विलोम शब्द आ गया, उसमें कोई पर्यायवाची आ गया, तो आप बच्चे को तुरंत की तुरंत उसी मोमेंट पे क्या करेंगे? उसका ज्ञान दे देंगे। बच्चे को आप एक सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान देते हैं, अलग से उसके कोई नियम बच्चों को नहीं रटाए जाते हैं। भाषा का अध्ययन करते हुए व्याकरण के सूत्रों को कंठस्थ कराना, इसमें किसी भी सूत्र को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त लेखकों की रचनाएं पढ़ने पर, बिल्कुल सही बात है, जो भाषा संसर्ग विधि होती है ना इसमें बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, यानी कि जो बुक्स होती हैं उन पे इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जितने ज्यादा आप फेमस लेखकों की बुक पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका भाषा पर अधिकार होता चला जाएगा।
तो यहाँ पे भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए हम लेखकों की रचनाएं बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। भाषा संसर्ग विधि जो होती है ना, इसमें एक तो पठन पर और एक लेखन जो है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। क्लियर? इसमें सबसे ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाता है? पढ़ने पे और लिखने पे। इसमें बच्चे का जो बोलना है उस पर कोई भी ध्यान दिया नहीं गया था। ठीक है? जो भाषा संसर्ग विधि होती है उसमें बच्चे की जो लैंग्वेज है उस पर इतना हम एम्फेसाइज नहीं करते हैं। बच्चे को सिर्फ एक पढ़ना और लिखना आना चाहिए कि बच्चा बिना किसी व्याकरण को वो करे, जल्दी जल्दी पढ़ पाए और जल्दी जल्दी लिख पाए। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। उसे देश सेवा करनी चाहिए, वाक्य में देश सेवा है। अब इस सेंटेंस को ध्यान में रख के हमें बताना है कि जो देश सेवा है वो यहाँ पर क्या है। पहली बात तो ये कि देश की जो सेवा होती है वो एक भाववाचक संज्ञा है, ना तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है, ना ही ये समूहवाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। देश की सेवा एक भाव होता है जो विजिबल नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक भावना होती है। दूसरा, देश की सेवा उसे यानी कि किसी एक इंसान को देश की सेवा करनी चाहिए, तो ये क्या है? एक वचन है, ना कि बहुवचन है। तो ये भी हट गया। देश से उसे देश की सेवा करनी चाहिए यानी कि यहाँ पे करनी चाहिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। और कारक कौन सा होगा? कर्म कारक। ठीक है? क्यों? क्योंकि देश की दो शब्दों को वो एक कारक के साथ जोड़ रहा है। ठीक है? तो यहाँ क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगी, एक वचन है, स्त्रीलिंग है और कर्म कारक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बसंत शब्द का पर्याय नहीं है। जो बसंत होता है वो ऋतुराज भी होता है, वो मधुमास भी होता है, वो कुसुमाकर भी होता है, लेकिन जो रत्नाकर होता है वो बसंत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसमें टोटल जो सर्ग होते हैं वो होते हैं आपके 17। ठीक है? इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है आपका हरिऔध। पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसको लिखने वाले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय। क्लियर? नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध जो है इन्होंने इसको लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि खड़ी बोली में हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है, तो खड़ी बोली में ये प्रिय प्रवास जो है वो हिंदी का पहला महाकाव्य है। कैसी बोली है इसकी? खड़ी बोली। किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। किसने लिखी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। क्लियर? और इस पे कुल कितने सर्ग होते हैं? इसमें 13 सर्ग होते हैं। ठीक है? पहली बात। और दूसरी बात ये एक विरह काव्य है। ये कैसा काव्य है? विरह काव्य है, जिसमें कृष्ण और राधा जो है उनके चरित्रों को दिखाया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में साहचर्य विधि का उपयोग किस प्रणाली में किया जाता है? तो जो भाषा शिक्षण है उसमें साहचर्य विधि का जो यूज है वो हम कहाँ पर करते हैं? वो हम करते हैं डाल्टन प्रणाली में। ठीक है? वैसे तो इसका आंसर मॉन्टेसरी प्रणाली होना चाहिए, बट पता नहीं आंसर की में डाल्टन प्रणाली जो है इसको क्यों माना गया है। ठीक है? तो जो भाषा शिक्षण है साहचर्य प्रणाली जो है वो हमेशा हम मॉन्टेसरी मेथड जो है उसमें यूज करते हैं, जिसमें चित्र जो होते हैं और जो शब्द होते हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं? एक साहचर्य जो है उसको स्थापित किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई आम है उसका चित्र क्लास में लेके गए और नीचे हमने एक प्लकार्ड लगा दिया जिसमें आम लिखा है। अब हम बच्चे को बोलेंगे इस आम को बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो उनमें किसी एक फ्रूट में उसको फिक्स करना है, तो बच्चा क्या करेगा? साहचर्य स्थापित करेगा। तो जहां साहचर्य स्थापित होता है तो वहां पे करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो मॉन्टेसरी मेथड होना चाहिए, बट आपकी आंसर की में इसका आंसर डाल्टन प्रणाली जो है वो दिया हुआ है। सॉरी, मॉन्टेसरी मेथड ही जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर? तो 42 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मॉन्टेसरी मेथड। क्लियर? साहचर्य समझे? जहां पे हम किसी भी चित्र और शब्द जो है उसके बीच में क्या करते हैं? संबंध स्थापित करते हैं। इससे क्या होता है? बच्चे की जो डिक्शनरी होती है, शब्दावली जो होती है वो क्या करती है? धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। जो मॉन्टेसरी मेथड होता है ना, इसमें क्या होता है? बच्चों का ध्यान जो है वो डायग्राम की तरफ आकर्षित होगा और बच्चा खुद से चीजों को सीखने की कोशिश करेगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, डाल्टन मेथड नहीं है आपके आंसर की में। आंसर जो करेक्ट है वो मॉन्टेसरी मेथड ही है। नेक्स्ट है इनमें से कौन जो है वो पुरस्कार कहानी के रचयिता है? तो अगर आपसे पुरस्कार कहानी के रचयिता पूछे तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर जयशंकर प्रसाद। जो पुरस्कार कहानी है, जो जयशंकर प्रसाद है वो कैसे कवि हैं आपके? छायावादी कवि। ये चीज याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद आपके छायावादी कवि और लेखक हैं। इनकी एक कहानी एक जो है बुक और है जिसका नाम है आकाशदीप। ठीक है, ये इनकी एक और रचना है। और एक इनकी कौन सी है? पुरस्कार। जस्ट सेकंड, एक है आकाशदीप और एक है आपकी पुरस्कार। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, और जो प्रेम पुरस्कार कहानी है, इसमें बेसिकली प्रेम जो है उसका भाव इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। पुरस्कार कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट है आपका अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है। जो अक्षर विन्यास होता है उसमें उच्चारण का दोष भी होता है, क्लियर, लिपि का अधूरा ज्ञान भी होता है, अभ्यास का अभाव भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जो अक्षर विन्यास होता है, आपने देखा होगा कि कई बच्चे होते हैं उनकी हैंडराइटिंग बहुत खराब होती है, उनका उच्चारण लिखने का तरीका बहुत खराब होता है। क्यों? क्योंकि वो उनका प्रोनाउंसिएशन ही सही नहीं होता है, उनको लिपि का ही ज्ञान नहीं है, उनको यही नहीं पता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नीचे नुक्ता लगता है, वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो अक्षर विन्यास की अशुद्धि का कारण होती हैं। नेक्स्ट है कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कविता शिक्षण होता है ना, इसका मेन उद्देश्य होता है सौंदर्य अनुभूति और कल्पना शक्ति जो है उसमें वृद्धि करना। भाषा संबंधी ज्ञान को अगर हमें विकसित करना है तो उसके लिए हम गद्य पठन जो होता है उसका यूज करते हैं। अभिनय क्षमता के लिए हम नाटक विधि जो है उसको यूज करते हैं। विशिष्ट पदबंध और वाक्य रचनाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम गद्य पठन जो है उसको यूज किया जाता है। लेकिन जब हम कविता पढ़ते हैं तो उसमें एक भाव होता है, उसमें एक सौंदर्य होता है, जहाँ पे हम कविता का जो सार है, यानी कि कविता का एक जो मर्म है वहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो कविताएं होती हैं उसको हमेशा स्वैसर पठन के साथ पढ़ा जाता है, सही लय सुर ताल उनका यूज किया जाता है। जब भी आप क्लास में कविता पढ़ेंगे तो बच्चे की जो कल्पना शक्ति होती है उसको हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें आपको 46 से 50 तक जो क्वेश्चंस है उनके आंसर आपको करने हैं, क्लियर। तो यहाँ पे है, जिन वस्तुओं व्यापारों के प्रति हमारे प्राचीन पूर्वज अपने भाव अंकित कर गए हैं, उनके सामने अपने को पाकर मानो हम उन पूर्व पुरुषों के निकट जा पहुंचे हैं और उसी प्रकार के भावों का अनुभव कर उनके हृदय से अपना हृदय मिलाते हुए उनके सगे बन जाते हैं। वर्तमान सभ्यता ने जहां अपना दखल नहीं जमाया है, उन जंगल पहाड़ गांव मैदानों में हम अपने को वाल्मीकि कालिदास और भवभूति के समय में खड़ा कल्पित कर सकते हैं। कोई बाधक दृश्य सामने नहीं आता। पर्वतों की दरी कंदराओं में, प्रभात के प्रफुल्ल पदम जाल में, छिटकी चांदनी में, खिली कुमुदनी में हमारी आंखें कालिदास भवभूति आदि की आंखों से जा मिलती हैं। बिजली से जगमगाते हुए अंग्रेजी ढंग के शहरों में, धुआं उगलती हुई मिल और ड्राइव व्हाइट बिल लेडला की दुकान के सामने हम कालिदास आदि से अपने को बहुत दूर पाते हैं। प्रकृति के विस्तृत क्षेत्र में हमारा भेदभाव मिट पाता है। हम सामान्य परिस्थिति के साक्षात्कार द्वारा चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व का अनुभव करते हैं, किसी विशेष कालबद्ध मनुष्यत्व का नहीं। यहाँ पर कहा जा सकता है कि विशेष कालबद्ध मनुष्यत्व ना सही, पर देशबद्ध मनुष्यत्व तो यह अवश्य है। इसी देशबद्ध मनुष्यत्व के अनुभव से सच्ची देशभक्ति और देश प्रेम की स्थापना होती है, जो हृदय संसार की जातियों के बीच अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश प्रेम का दावा नहीं कर सकता। इस स्वतंत्र सत्ता से अभिप्राय स्वरूप की स्वतंत्र सत्ता है, जो केवल अन्न धन संचित करने और अधिकार भोगने की स्वतंत्रता से नहीं है। तो देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत सहित सारी भूमि। प्रेम किस प्रकार का है? यह साचर्यगत प्रेम है, जिनके बीच हम रहते हैं, जिन्हें बराबर आंखों से हम देखते हैं, जिनकी बातें हम बराबर सुनते रहते हैं, जिनका हमारा घर हर घड़ी साथ रहता है। सारांश यह है कि जिनके सानिध्य का हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। बेसिकली इस पैसेज में बताया है कि जब आप किसी के साथ रहते हो तो उनके साथ रहने की आपको एक आदत हो जाती है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान सभ्यता का दोष है प्रकृति के विकास को अवरुद्ध करना, मनुष्य को उसके मूल भावों से दूर करना, देश प्रेम की भावना को कम करना और मनुष्यत्व का हनन करना। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा मनुष्य के उसके मूल भावों से दूर करना। जो हमारी रिसेंट सभ्यता है उसमें हम धीरे धीरे अपनी मेन कल्चर जो है उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं।
तो यहाँ क्या होगा, मनुष्य को उसके मूल भावों से जब आप दूर करते हो तो यही वर्तमान सभ्यता का दोष है। चिरकाल व्यापी शुद्ध मनुष्यत्व से तात्पर्य है समस्त भेदभावों को मिटा देने वाली आदिम मनोभावना, किसी काल विशेष में मानव मन में व्याप्त मनुष्यता, देश प्रेम की उदात्त भावना, मनुष्य की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि लंबे समय से चली आ रही शुद्ध मनुष्यत्व जो भावना है उसका तात्पर्य होता है कि सारे भेदभावों को मिटा देने वाली जो आदिम मनोभावना होती है। इस वर्ड से आप समझ जाएंगे, चिरकाल व्यापी मतलब जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, यानी कि आदिम मनोभावना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। कौन व्यक्ति देश प्रेम का दावा कर सकता है जिसकी मनुष्यता काल विशेष से बंधी हुई हो, जो अधिकार भोगने की भावना से भरा हुआ हो, जो देश से बंधी हुई मनुष्यता का अनुभव करता हो, जो अपनी जाति की स्वतंत्र सत्ता का अनुभव नहीं करता हो। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जो देश से बंधी हुई मनुष्यता का अनुभव करेगा वही व्यक्ति प्रेम का दावा कर सकता है। किससे? देश से प्रेम का दावा वही कर सकता है। क्लियर? आप ये पैसेज पढ़ेंगे तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत इजीली मिल जाएंगे। साहचर्यगत प्रेम क्या होता है? देश प्रेम का एक रूप, संग साथ से विकसित हुआ प्रेम, सानिध्य के अभ्यास से पैदा हुआ राग और उपयुक्त सभी। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। साहचर्यगत प्रेम होता है जो एक देश प्रेम का ही रूप है, संग साथ से विकसित हुआ प्रेम है और सानिध्य के अभ्यास से पैदा हुआ राग है। क्लियर? लेखक के अनुसार किसी भी देश की स्वतंत्र सत्ता से क्या अभिप्राय है? तो स्वतंत्र सत्ता जो होती है ना, वो होता है आपका अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना। जब आप अपने ही लोगों के बीच में कंफर्टेबल फील करते हैं, अपने लोगों के साथ आप कोई शो ऑफ नहीं करते, अपने ही लोगों के साथ आप एक कंफर्ट जोन में रहते हैं, जब आप अपने मेन स्वरूप में आते हैं तो उसे ही कहा जाता है आपका देश की स्वतंत्रता। ठीक है? चरम भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करना नहीं, स्वतंत्र भाव से अधिकार सुख का भोग करना नहीं, विदेशी सत्ता को निर्मूल कर देना नहीं, अपनी जाति के मूल स्वरूप को अनुभव करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पद्यांश को पढ़कर पूछे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास मई को उड़ा दिया था समझ तूल, तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान, वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी यह उल्टी मति का व्यर्थ गान, तुम भूल गए पुरुषत्व मुंह में कुछ सत्ता है नारी की, समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की। ठीक है? तो यही जो पोयम है उसमें बेसिकली आपको दिखाया है कि आप जो काल्पनिक जीवन होता है, यानी कि जो एक गिमिक वाली लाइफ होती है, उसमें हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं और जो हमारे एक मतलब चकाचौंध वाली जो दुनिया है, हम उसी को ही क्या करते हैं, अपना रियल सच मान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है आपका तूल शब्द का अर्थ है विवाद, रुई, बढ़ाना और थूल। तो जो तूल शब्द है, तूल जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर होगा आपका रुई। ठीक है? 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? रुई। तूल का मतलब होता है रुई। मनु पुरुष होने के अहंकार में क्या भूल गए? जो मनु पुरुष है उसके होने के अहंकार में लोग क्या भूल गए हैं? स्त्री के अस्तित्व को। जो झांसी वाली रानी है उन्होंने भी तो लड़ाई की थी, लेकिन मेल ईगो, पुरुष होने के अहंकार में लोग किसको भूल गए हैं कि लड़कियां जो होती है, स्त्री जो है उसका भी एक अस्तित्व था और उनका भी एक अस्तित्व है। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। कवि ने श्रद्धा के किस गुण का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा विनम्रता से झुकी हुई, आध्यात्मिक चेतना से संपन्न, आत्मविश्वास से भरी हुई और श्रद्धा से संपन्न। तो यहाँ कवि ने जिस गुण का उल्लेख किया है वो है आत्मविश्वास से भरी हुई। ठीक है? कि आत्मविश्वास से भरी हुई जो नारियां हैं उन्होंने भी युद्ध किया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस महाकाव्य से ली गई हैं? तो ये जो पंक्तियां ली गई हैं वो ली गई हैं कामायनी। ठीक है? उपयुक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो कामायनी महाकाव्य से ली गई हैं। सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्गुण मनु में विद्यमान नहीं था? मनु जो है उसमें कौन सा दुर्गुण जो है वो विद्यमान नहीं था? सांसारिक सुख को ही सर्वस्व मानना, स्त्री को हे समझना, वासना तृप्ति को ही स्वर्ग मानना, अति आत्मविश्वास से भरा होना। तो जो मनु थी उसमें कौन सा दुर्गुण विद्यमान नहीं था? अति आत्मविश्वास जो है उससे भरा हुआ होना। ये दुर्गुण जो है वो मनु में विद्यमान नहीं था।
नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य जो होते हैं, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, जो वाक्य होते हैं वो तीन होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, जैसे राम जाता है, श्याम खाता है, मोर नाचता है। एक होते हैं आपके संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो और, तथा, एवं इनसे जुड़े हुए होते हैं। और एक होते हैं आपके मिश्र वाक्य जो की से जुड़े हुए होते हैं। मिश्र वाक्य जो होते हैं वो जनरली की से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा मिश्र वाक्य जो होता है, इसमें क्या होता है, एक होता है प्रधान वाक्य, एक तो क्या होगा आपका प्रधान वाक्य, और एक होता है आश्रित वाक्य। जो प्रधान वाक्य होता है वो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, लेकिन जो आश्रित वाक्य होता है वो प्रधान वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें, महात्मा विनोबा यश से भागते हैं पर कीर्ति उनके पीछे आती है। क्लियर। तो इसमें मिश्र वाक्य है नहीं, इसमें क्या है, संयुक्त वाक्य। इंसान स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, ये क्या है आपका सरल वाक्य। जिसने दुख नहीं देखा उसने दुनिया में कुछ नहीं देखा, तो यहाँ क्या होगा आपका मिश्र वाक्य। ठीक है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जैसे आपका आएगा जैसा तैसा, जैसा किया तैसा भरना पड़ेगा। ठीक है। जैसे यथापि तथापि, ये सब जो होते हैं वो आपके मिश्र वाक्य के वो एक कीवर्ड्स होते हैं, जिसने उसने। ठीक है। ये सब क्या है, मिश्र वाक्य के कीवर्ड्स हैं। घर का दरवाजा खुला और राम निकल गया, ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है। ये कैसा है, संयुक्त वाक्य। यहाँ पे पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर और लगा हुआ है, ये आपका सरल वाक्य है। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 57। जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, वाक्य में वह जो है वो कौन सा सर्वनाम है। अब यहाँ पे आपको जो सर्वनाम है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका जो होगा वह है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें दो जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन दिखाया जाता है। जैसे जो पढ़ेगा सो विद्वान होगा, मतलब वह जो है वो यहाँ पे बेसिकली किसके लिए डिनोट हो रहा है, जो, सो, जैसा तैसा, यथापि तथापि, ये सब किस में आते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में। निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, जिसमें खुद के बारे में बताया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी निश्चित चीज जो है उसके बारे में बताया जाता है। अनिश्चयवाचक जो निश्चित ना हो। क्लियर। तो जो पढ़ेगा वह विद्वान होगा, वह यहाँ पे क्या है, वो, यानी कि जो पढ़ेगा वो विद्वान होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। भाषा और बोली के अंतर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। भाषा जो होती है ना वो कैसी होती है, वाइड होती है, लेकिन बोली जो होती है वो कैसी होती है, एक स्मॉल एरिया जो है वहां पर ये यूज की जाती है। तो भाषा का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। बिल्कुल सही है ये। भाषा जो होती है वो व्याकरण सम्मत होती है, जैसे हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, फ्रेंच भाषा है, इन सब की क्या होती है, ग्रामर होती है। जबकि बोली जो होता है उसमें व्याकरणिक भेद अधिक होता है। आपने देखा होगा कि जगह जगह पे जगह अलग अलग टाइप की बोलियां जो है उनको यूज किया जाता है। तो बोली का ऐसा पर्टिकुलर ग्रामर नहीं होता है। जैसे हमारे क्षेत्र की बोली अलग होती है, हाड़ौती की अलग होती है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग होती है। भाषा मानक होती है और बोलियों में मानकता कम होती है। बिल्कुल सही बात है। जो लैंग्वेज होती है वो हमेशा स्टैंडर्ड होती है, जबकि जो बोलियां होती हैं उनमें कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। भाषा की अपेक्षा बोली का शब्द भंडार व्यापक होता है, ये यहाँ पे क्या है, गलत है। क्योंकि बोली जो होती है उसकी डिक्शनरी छोटी होती है, जबकि भाषा की डिक्शनरी क्या होती है, व्यापक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। मौखिक भाषा की प्रारंभिक शिक्षा में कौन सा तत्व उपयोगी नहीं है। जो मौखिक भाषा होती है उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें कौन सा तत्व है जो उपयोगी नहीं होता है। संपर्क, अनुकरण, अक्षर ज्ञान और अभ्यास। यहाँ बात कौन सी हुई है, मौखिक भाषा की, ना कि लिखित भाषा की। जो लिखित भाषा होती है ना उसमें अक्षर ज्ञान होना जरूरी होता है। अगर आपको अक्षर का ज्ञान नहीं है, आपको लिपि माला का ज्ञान नहीं है, तो आप लिखेंगे कैसे। जबकि मौखिक भाषा के लिए संपर्क जरूरी होता है। जब तक आप लोगों के संपर्क में नहीं आएंगे आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते। अनुकरण, जब तक हम सामने वाले को फॉलो नहीं करेंगे, उसको इमिटेट नहीं करेंगे, हम लैंग्वेज नहीं सीख सकते। अभ्यास, प्रैक्टिस जो होती है वही हमको किसी भी चीज में क्या बनाती है, महारत बनाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। जब किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो तो वहां कौन सा समास होता है। तो बेसिकली इसका आपको सिंपल आंसर याद रखना है। इसमें होता है आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है। जब भी किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण हो, सॉरी इसमें होगा आपका कर्मधारय समास। 60 का क्या होगा आपका बी।
क्लियर। जब भी किसी शब्द का कोई एक खंड विशेषण हो या फिर कैसा हो, उपमा सूचक शब्द हो, यानी कि जिसमें हम बोलते हैं विशेषण विशेष्य। ठीक है, एक होता है उपमान, विशेषण क्या होता है आपका उपमान, विशेष्य क्या होता है आपका उपमेय। ठीक है, विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जैसे सरला जो है उसकी आंखें नीलकमल जैसी हैं, तो सरला क्या है यहाँ पे विशेष्य है, और नीलकमल जैसी आंखें वो क्या है विशेषण। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास होता है, द्वंद्व समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें क्या होता है आपका पहला वचन जो होता है वो हमेशा कैसा होगा आपका, या तो उसमें कोई उपसर्ग होगा या फिर कोई तत्व जुड़ा हुआ होगा। जबकि द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और दोनों जो होते हैं वो और तथा इनसे जुड़े हुए होते हैं। द्वंद्व समास भी 3 होते हैं, इतरेतर, समाहार। और तत्पुरुष समास जो होता है इसमें जो होते हैं वो आपका का के की जो है इनसे जुड़े हुए शब्द आते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कर्मधारय समास जो होता है उसमें पहला खंड विशेषण या उपमा सूचक होता है। तो यहाँ पे आपका हिंदी का पेपर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।